Good morning, all. Welcome to Learners Academy. And this is test analysis of the chapter three-dimensional geometry. Test analysis class of chapter number 11 three-dimensional geometry of your NCERT board syllabus. So finally हम टेस्ट दे चुके थे चैप्टर का। एक टेस्ट तो दे चुके थे, दूसरा देखेंगे फिर जब मौका लगेगा। ठीक है। और क्वेश्चंस देखो, टेस्ट पेपर लेंथी बनाने का कारण ये था और सारे क्वेश्चंस मिक्स में देने का कारण ये था कि आप उस माहौल से रूबरू हो सको जब थ्री डी पूरी हमेशा मिक्स में आएगी, है ना। क्योंकि एक्सरसाइज वाइज तो हमसे आराम से क्वेश्चंस हो रहे थे, है ना। जब लाइन की बात हो रही थी तो लाइन के फॉर्मूले लगा दिए, लेकिन जब क्वेश्चन मिक्स में आए, जब पूरा स्पेस हमारा बन गया, थ्री डी पूरी हमारी, हम थ्री डी में है, थ्री डी हम में, तो फिर हमने देखा यार अब फिर प्रॉब्लम आई ना। कल के पेपर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई जब मैक्स में क्वेश्चन आए, तो इसीलिए चैप्टर लेंदी है, टॉपिक्स ज्यादा हैं, तो 5 क्वेश्चन में समेट नहीं सकते, इसलिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन। हाँ, नो डाउट एक या दो ही क्वेश्चन या तीन ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो सारे थोड़ा ना आएंगे। बट अब वो कौन से टॉपिक से आएंगे तो मैं नहीं जानता ना। तो पूरे सेलेक्टेड, मतलब पूरा चैप्टर कवर करने वाले क्वेश्चन से कोई टॉपिक छूटेगा नहीं आपका इससे। अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लोगे तो 10 के भी फिर 20 हो जाएंगे ऑप्शन की बात करें तो। ठीक है। सो देयर वर इन ऑल टोटल 10 क्वेश्चन। आपको टाइम लिमिट 90 मिनट्स दी थी, जो कि 90 मिनट्स बिल्कुल सफिशिएंट है 10 क्वेश्चंस के लिए। 9 मिनट्स के अंदर आपको एवरेज एक क्वेश्चन को फ्री करना है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है। डायग्राम भी कई बार बनाने जरूरी है, वो भी बनाने हैं। ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। इस प्लेन से, एक प्लेन है मेरे पास और एक डिस्टेंस, एक पॉइंट है, ठीक है ना। और उसके बीच की मुझे दूरी निकालनी, तो लेट से मैं एक रफ डायग्राम तैयार करूं, तो लेट से कि ये तो है वो प्लेन, ये तो है वो प्लेन। फाइन। जिसकी मुझे इक्वेशन गिवन है, जिसकी मुझे इक्वेशन गिवन है ना, लेट से प्लेन। जिस क्वेश्चन में बेटा जरूरी है उसमें तो ड्रॉ करना ही है। और किस क्वेश्चन में जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें तो जरूरी नहीं है। लेकिन अब किसी अब देखो पॉइंट की प्लेन से दूरी परपेंडिकुलर जब आप मेजर करोगे तब तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला है ax1 + b1। तो पहले क्वेश्चन के लिए तो चलो जरूरी नहीं है। ये डायग्राम ही एक्चुअली इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आए। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है विदाउट डायग्राम तो हम कर ही नहीं सकते, जरूरी है। ओके। डायरेक्ट के लिए जरूरी नहीं है, बट इनडायरेक्ट घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। लेट से ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है क्या, ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है 1, -2, 3। ठीक है। तो पहले मैं दूसरे क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूं, पहले तो मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट से इसकी दूरी निकालनी है, और कुछ भी ना दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर दूरी होती है। और फर्स्ट क्वेश्चन में तो स्पेशली क्या रखा है, मेजर्ड परपेंडिकुलर, यानी मुझे ये पॉइंट है और सामने ये दीवार प्लेन है। लेट्स से आई एम ए पॉइंट एंड सामने दीवार इज ए प्लेन, मुझे मेरे से दीवार की दूरी चाहिए। तो आपने खुशी ने पूछा कि सर आपकी दीवार से दूरी क्या है, तो ऑब्वियसली मैं सीधा देखूंगा और ऐसे सीधा देख के नाप के बता दूंगा। मैं ऐसे क्यों देखूंगा, ऐसे थोड़ा ना देखूंगा मैं। ठीक है। सो परपेंडिकुलर दूरी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ये परपेंडिकुलर, ये जाके इसका परपेंडिकुलर जहां भी जाके लैंड करेगा, जिस पॉइंट पे वो लैंड करेगा उसकी और उसके बीच की दूरी मुझे चाहिए। और ये निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास बड़ा ही आसान सा। लेट से अच्छा प्लेन की इक्वेशन, प्लेन को पाए मान लो, पाए की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, पाई की इक्वेशन क्या गिवन है, x - y + z = 5। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अब क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट बता दूं, मतलब डायरेक्ट लिख दूं मैं। लेट से ये d है ना, सो डिस्टेंस d = बोलो, ए वेक्टर नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में बताओ। ax1, ये x1 y1 z1 हो जाएगा ना, ax1 + by1 + cz1 डिवाइडेड बाय a² b² c² का सम करो। ठीक है। जहां पे x1 y1 z1 तो वो पॉइंट है जहां से दूरी निकाली जा रही है, ए बी सी एंड डी क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं ना, इसके इक्वेशन के कंपोनेंट्स हैं। और जब भी अपन दूरी निकालेंगे तो पहले अपन मेक श्योर करेंगे कि डी हमारा आरएचएस में भी जाना चाहिए और पॉजिटिव भी होना। तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में गिवन था, तो कुछ इसमें फेरबदल करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो सिंपली बस अब तो वैल्यूज पुटअप करके पहला था तो आंसर यूं ही आ जाएगा। ए क्या है, देखो ए यहाँ से ए क्या आ जाएगा 1, बी आ जाएगा -1 एंड सी आ जाएगा 1 और डी भी चाहिए ना, सी आ जाएगा 1 और डी आ जाएगा 5। और यहाँ से ये है मेरा x1, ये है मेरा y1 और ये है मेरा z1। ओके। सो ax1 तो 1 × 1 ये करूंगा प्लस
बी, बी क्या है, बी 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 बी, -1 × -2 यही करूंगा, प्लस उसके बाद सी क्या है, सी 1, 1 × 3 करूंगा, और प्लस नहीं माइनस डी भी करूंगा तो 5, और ये इसका जो भी आंसर आएगा उसका मॉड्यूलस भी करूंगा। बोलो ये करेंगे, डिवाइडेड बाय a² b² c² तो 1² प्लस -1 का स्क्वायर प्लस अगेन 1² का सम का रूट। फाइन, चलिए तो 1 × 1 1, -2 × -1 +2, 3 -5, नीचे 1 1 1 √3, बोलो जोड़ो उसको, 3 और 2 5 में से 5 तो गए, 1 बचा, सो 1/√3 यूनिट्स आंसर। आपकी शीट भी ले लो, अब जब तक वो नहीं आता क्या करें। हाँ, 1/√3 यूनिट्स, ठीक है। अब चलें दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये तो अगर ये क्वेश्चन आता तो होपफुली हम चाहेंगे यही आए, हम फटाफट कर लें भाई, हम तो नहीं चाहेंगे भाई हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, मैं भी नहीं चाहूंगा, आप भी नहीं चाहोगे, कोई नहीं चाहेगा, बट हम वर्स्ट कंडीशन के लिए रेडी तो रहें कि बुरे से बुरा होगा तो हम उस टाइम क्या करेंगे। तो वर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि डिस्टेंस तो पूछ लिया पर परपेंडिकुलर नहीं पूछा। बाय डिफॉल्ट तो डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। टीचर्स ने ये बताया कि जब कुछ भी ना कहे तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। जो फॉर्मूला हमको दिया है इतना बड़ा सारा, बड़ी मुश्किल से तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद हुआ था, है ना। अब आना उसने कह दिया मेजर्ड पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अब इसका मतलब क्या देखते हैं। ये मतलब इस पे आधार पे कि अगर आप लोग लंबन की में बताते हैं कि अपन को एक लाइन दे देते हैं तो उसके पैरेलल एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेजर्ड अलोंग द लाइन, है ना, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। लेकिन हम क्या है इसको याद कम रखते हैं ना इन चीजों को। देखो लेट्स से ऐसे कोई लाइन जा रही थी, ऐसे कोई लाइन जा रही थी भाई, स्पेस के बगल में ऐसी कोई लाइन जा रही थी, ये जा रही है लाइन एल। इस लाइन एल की इक्वेशन गिवन है आपको, क्या गिवन है, x/2 = 3D में लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है, समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में, -z = -z/6, ठीक है ना। अब मैं देखो इसमें थोड़ा फेरबदल कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन में वैसे कुछ नहीं करूंगा, बस मैं एक चीज करूंगा, ये माइनस को नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इस लाइन के सहारे सहारे डिस्टेंस मेजर करनी है, यानी कि आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो, उसी पॉइंट से आपको डिस्टेंस ड्रॉ करनी है। देखो मैंने कहा कि मेरे को इस पॉइंट से उधर की दूरी चाहिए परपेंडिकुलर, मैंने कहा कि नहीं मुझे तो क्या है एक डंडा पड़ा है यहाँ पे उस डंडे के पैरेलल जाना है, और फिर जहां पे मैं दीवार जाके टकराया उसकी और उसके बीच की दूरी चाहिए, समझ आया। तो इस लाइन के पैरेलल मैं ऐसे ही डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, चेक करो, ऐसे करूंगा, इस लाइन के पैरेलल आ रहा हूं मैं ना। अब मैं जहां जाके लैंड कर रहा हूं ना, उसके और उसके बीच की दूरी चाहिए। पहले मैं परपेंडिकुलरली लैंड कर रहा था प्लेन पे, अब मैं परपेंडिकुलरली लैंड नहीं कर रहा हूं, जैसे भी लैंड कर रहा हूं मुझे इस चीज की दूरी चाहिए, समझ आई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, और कोई डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना। तो और कोई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक ही तरीका है, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ए के तो गिवन है, लेट्स से ये तो पी पे लैंड हो रहा था परपेंडिकुलर, ये क्यू पे लैंड हो रहा है, तो अब आपको क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर दोनों की इक्वेशन हमारे पास है, प्लेन की इक्वेशन भी है और इस ए क्यू, लेट्स से ये ए क्यू भी एक लाइन बन गई, इस ए क्यू की भी अगर मुझे इक्वेशन मिल जाए तो लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन को आपस में इंटरसेक्ट करवा के मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लूंगा, और एक बार पॉइंट निकल गया तो डिस्टेंस निकाल लूंगा, समझ आई। तो अब आपको यानी कि अगला काम क्या चाहिए, आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है। लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखो लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए से तो पास कर रहा है, और इसका पैरेलल वेक्टर यहां से चुरा लो, ये लाइन इससे पैरेलल है ना भाई। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते थे अपन, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। तो ए तो होता था जहां से वो पास कर रहा है, ये पॉइंट से पास कर रही है लाइन, ए क्यू की बात कर रहा हूं, और पैरेलल वेक्टर ये रहा, ये दोनों पैरेलल ही तो है, तो इसका पैरेलल वेक्टर भाई, मान लो कोई बीच में कोई पैरेलल वेक्टर है, तो अगर ये इसका पैरेलल वेक्टर है तो उसका भी तो होगा, क्योंकि लाइन टू पैरेलल है ना हमारे पास। तो पैरेलल वेक्टर में कहां से चुरा लूंगा, नीचे। अगेन आपको याद भी करवाया ना, लाइन टू लाइन पैरेलल है तो वेक्टर चुरा लो, और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, ठीक है, समझ आया। चलो तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन बना रहा हूं मैं, देखो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मतलब फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया मेरा ना। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्यू विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर इज गिवन बाय, अब कार्टेशियन फॉर्म में बनाते हैं क्योंकि अभी तक सब कार्टेशियन फॉर्म में। तो कैसे बनती है याद है क्या, x - x1, ये तो पॉइंट आ गया, और फिर वो जो ए है हमारा ना, इक्वल टू y - b
और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। ठीक है फाइन। सो ए बी सी मतलब जो पॉइंट पासिंग है वो लगाओ पहले तो। जो पॉइंट पासिंग है वो है ए वाला पॉइंट ही ले लूं, एक ही पॉइंट है मेरे पास वैसे भी, x माइनस वन माइनस टू थ्री, तो x माइनस वन, y प्लस टू और z माइनस थ्री। पहले तो ये सेट कर दिया मैंने ना। अब डिवाइडेड बाय यहां से चुराओ, टू थ्री माइनस सिक्स, टू थ्री माइनस सिक्स। बोलो कोई दिक्कत? ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये तो है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, और वो रही ऊपर मेरी कहीं इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना। लेट्स से इक्वेशन वन, और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? x माइनस वाई परसेंट, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू फाइव। ये है मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट अभी अपने लास्ट में मिसलेनियस में ही कई बार, दो तीन बार निकाला है। निकाला है, या तो इसमें से कुछ वैल्यू उधर पुटअप करो या उसमें से इधर पुटअप करो। लेट्स से कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट x1 y1 z1 है। लेट्स से इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? x1 y1 z1 मान लिया। अब हाँ इधर, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको अपन ने x1 y1 z2, x2 y2 z2, यस, x2 y2 z2, x2 y2 z2। ठीक है भाई, x2 y2 z2 मान लिया। तो अभी x2 y2 z2 जो पॉइंट है, लाइन पे भी लाया कर रहा है, प्लेन पे भी लाया कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो पहले मैं लाइन की इक्वेशन में डाल दूं उसको। पहले मैं x1 y1 z1 लाइन की इक्वेशन में डाल रहा हूँ। देखो बच्चों, तो क्या हुआ बताओ? लाइन की इक्वेशन में डल गया, तो बोलो क्या हुआ? मतलब x1 y1 z1 क्या, सॉरी x2 y2 z2 है ना, क्या हो जाएगा बोलो? x2 माइनस वन बाय टू, x की जगह x2, y की जगह y2, y2 प्लस टू बाय थ्री, देन z2 माइनस थ्री बाय माइनस सिक्स इक्वल टू लैम्डा। फाइन। तो यहां से देखो x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्या आई वो बताओ, y2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आई क्या बताओ, और z2 की वैल्यू क्या आई? तो x2 की आ गई देखो, टू लैम्डा प्लस वन, तो वन प्लस टू लैम्डा लिख सकता हूँ, कॉमा y2 की वैल्यू आ गई थ्री लैम्डा माइनस टू, देन z2 की वैल्यू आ गई तो थ्री माइनस सिक्स लैम्डा, थ्री माइनस सिक्स लैम्डा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये x1 y1 z1 की वैल्यू, x2 y2 z2 की वैल्यू आ गई। अब इमेजिन करो x2 y2 z2 ही तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक बार लैम्डा सॉल्व तो x2 y2 z2 भी सॉल्व। अब ये लैम्डा कहां से सॉल्व होगा? इक्वेशन टू की भी तो मदद लोगे, इंटरसेक्शन करवा रहे हो तो अब ये x2 y2 z2, आप पहले तो आप x y z की जगह x2 y2 z2 डालोगे कि पॉइंट लाया करता है इसमें, और फिर उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेमडा डालोगे। ठीक है, तो ये दो स्टेप में होगा बेसिकली, पर अभी हाल फिलहाल के लिए मैं एक ही स्टेप में कर देता हूं। मैंने x की वैल्यू x2 डाली और x2 की वैल्यू वन प्लस टू लैम्डा डाल दी। फिर उसके बाद था y माइनस, y की वैल्यू y2 डाल के थ्री लैम्डा माइनस टू, एंड देन z की z2 डालकर थ्री माइनस सिक्स लैम्डा इक्वल टू क्या था? फाइव। तो लैम्डे लैम्डे गिनो, कितने लैम्डे हो गए? टू लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस सिक्स लैम्डा माइनस सेवन लैम्डा, कॉन्स्टेंट वन माइनस माइनस टू थ्री, थ्री ना, थ्री प्लस थ्री सिक्स, उधर जाके माइनस हो जाएगा, फाइव माइनस सिक्स यानी माइनस वन। सो लैम्डा की वैल्यू हो जाती है माइनस वन बाय सेवन। क्लियर? लैम्डा क्लियर? बोलो, चेक करो। हाँ बताओ। टू लैम्डा माइनस लैम्डा, यस ये माइनस सेवन लैम्डा है। टू लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, सही है, बिल्कुल सही है। माइनस सेवन लैम्डा, तो ये प्लस वन बाय सेवन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब लैम्डा सोल्व हुआ तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल सकता है x2 y2 z2, है ना। तो वापस से लैम्डा के लिए तो मैं उसको यहाँ निकाल रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में। सो मेरा x2 y2 z2 क्या होगा चेक करता हूँ। सो मेरा x2 हो जाएगा, सबसे पहले बोलो लैम्डा की वैल्यू वन बाय सेवन रखूंगा मैं यहाँ पे, रफली सॉल्व करो। वन प्लस, देखो वन प्लस टू इंटू वन बाय सेवन रखूंगा, वन प्लस टू बाय सेवन, वन प्लस टू बाय सेवन यानी सेवन वन जैसे नाइन बाय सेवन, नाइन बाय सेवन आ जाएगा, नाइन बाय सेवन। y2, y2 लेमडा थ्री लेमडा माइनस टू था ना, तो थ्री लेमडा की जगह वन बाय सेवन, तो थ्री बाय सेवन माइनस टू, थ्री बाय सेवन माइनस टू करेंगे, सेवन टू जा फोर्टीन, थ्री माइनस फोर्टीन यानी माइनस इलेवन बाय सेवन, माइनस इलेवन बाय सेवन। एंड z2 की वैल्यू देखते हैं, तो इधर आ जाओ, थ्री माइनस सिक्स इंटू वन बाय सेवन यानी थ्री माइनस सिक्स बाय सेवन, सेवन थ्री या ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन माइनस सिक्स फिफ्टीन बाय सेवन, पॉजिटिव फिफ्टीन बाय सेवन हो जाएगा।
तो ये लो सब आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्लियर हो गए, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आपको मेन क्या निकालना था, डिस्टेंस इन दोनों के। तो ए के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो अब बस डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लूं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। सो नाउ सेकंड पार्ट का फाइनली आंसर आ रहा है। लेट से उसको D1 ले लिया था, दो एक क्वेश्चन में दो ही थे, तो ये D1 था ना एक्चुअली, अब ये D2 निकाल रहे हैं अपन, है ना, डिस्टेंस 2। सो D2 विल बी इक्वल टू, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, होल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2। और बाय डिफॉल्ट अभी अपन ने पॉइंट्स पॉइंट्स भी यही लिए हैं जो फॉर्मूला में सेट हो रहे हैं, x2 y2 z2 और x1 y1 z1, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। चलो तो लगाओ फॉर्मूला। तो Z2 का है, Z2 ओ सॉरी x2 का है, x2 है 9/7 एंड ये है 1, तो 9/7 माइनस 1 कर दूं, 9/7, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, 9/7 माइनस 1 2/7, डायरेक्ट कर लो, 2/7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करो, तो यानी कि -11/7 माइनस -2, तो -11/7 +2 हो गया, तो +2 हो गया, तो 7 2 या 14 हो गया, 14 माइनस 11 +3/7 हो गया, 3/7 का होल स्क्वायर। चलो लास्ट पार्ट Z2 माइनस Z1 करें। सो इट इज लाइक 15/7 माइनस 3, तो एलसीएम आ जाएगा 20, एलसीएम 7 लेके हो जाएगा 21, 15 माइनस 21 इज -6/7, सो -6/7 का होल स्क्वायर का सम का रूट, 4/49 और 9/49, 36/49, तो 49/49, 36 और 4 40, 49/49, सो इट इज 1 यूनिट। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर 1 यूनिट। तो वो डिस्टेंस आ रही थी आपकी कितनी, 1/√3 यूनिट्स, और ये आ रही है आपकी 1 यूनिट। अच्छा छोटी कौन सी होगी, ये तो आ रही थी ऊपर वाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा छोटी होती है ना, तो 1/√3 की वैल्यू आप निकालो, 1 से छोटी होती है हमेशा, और ये 1 यूनिट आ रही है डिस्टेंस। सो इज दिस थिंग क्लियर टू यू। तो डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट परपेंडिकुलरली डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आना चाहिए, और ऐसे किसी के इर्द गिर्द यहाँ से जाओ वहां से जाओ, है ना, तो इस तरीके से भी आना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं था, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। ओके, एक प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, इससे और इससे, और एक गिवन लाइन के वो पैरेलल है, ठीक है ना। तो दो पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन बनाएंगे तो किसी भी एक पॉइंट को यूज कर लेंगे, है ना भाई। कैसे बनाओगे भाई, आपके पास क्या था इक्वेशन, सामग्री क्या थी, एक तो था या तो एक पॉइंट दे दो और एक नॉर्मल वेक्टर दे दो, है ना, और या फिर 3 पॉइंट दो। अब आप दो दे रहे हो तो आपने बीच का काम दे दिया मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एक ही पॉइंट यूज कर सकता हूँ, 2 पॉइंट का तो कोई फॉर्म ही नहीं थी। अब आपको नॉर्मल वेक्टर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 3 पॉइंट्स गिवन हो, या तो 3 पॉइंट्स गिवन नहीं, अगर उसमें से एक भी पॉइंट कम गिवन है तो आपको नॉर्मल वेक्टर चाहिए ही चाहिए। तो लेट्स से कि ये एक प्लेन है ना, अच्छा क्वेश्चन नहीं है वैसे, है ना। लेट्स से कि ये एक प्लेन है ना, और इस प्लेन पे दो पॉइंट लाया कर रहे हैं, कौन कौन से, 2 - 4 0, 2 ए तो है मेरे पास, ये तो है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 - 4, 0, और कहीं कोई बी भी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3 - 4, 5। फाइन। और अब आपको ये पता है कि ये जो प्लेन है ना, एक लाइन के पैरेलल है, एक पैरेलल टू द लाइन है ना, तो लेट्स से ये वो लाइन है जिसके ये पैरेलल है, और इस लाइन की इक्वेशन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल आपको गिवन है, क्या गिवन है, 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z। पसंद ही नहीं आती मुझे ऐसी इक्वेशन, मुझे तो समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग ऐसी पसंद आती है, तो ऑब्वियसली मुझे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहला काम मैं ये कर रहा हूँ, ये लो, 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z। कैसे इसको समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग में कन्वर्ट करूंगा बताओ, 2 3 एंड 4 का मैं ले लूंगा एलसीएम, क्या होता है 12, तो मैं डिवाइडिंग बाय 12 कर दूंगा सबको, तो 2x/12 क्या आएगा, x/6, y/4, z/3। अब मेरे को मेरी काम की इक्वेशन दिखाई दी है फाइनली, ठीक है। नाउ व्हाट, अब कैसे कॉन्सेप्ट बना है, देखो ध्यान से सुनो। आपको पॉइंट तो आप ये ले लोगे नो डाउट, नॉर्मल वेक्टर चाहिए भाई। अब नॉर्मल वेक्टर कैसे बने, तो आप एक चीज सोचो बेटा, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, तो ये ए बी जो वेक्टर बनेगा वो भी इस प्लेन पे लाया करेगा,
और इसमें से जो इसका वेक्टर बी निकालोगे, जैसे ये 6 4 3 निकालोगे, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, x/6 y/4 z/3। तो ये 6 4 3 इसके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो यही है ना। एक तरीके से मान लो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के रेशियोज निकालूं, वेक्टर बी निकालूं, तो क्या निकलेगा, 6i कैप 4j कैप 3k, जिसको अपन वेक्टर बी से डिनोट कराते हैं। अब ये वेक्टर बी जो है, ये वाला लाइन में से जो निकला, और वो जो वेक्टर ए बी है, ये दोनों पैरेलल होंगे नहीं होंगे भाई। प्लेन इज पैरेलल टू ए लाइन, लेट्स से ये है प्लेन, है ना, और ये है लाइन, ये दोनों पैरेलल है। तो इसमें 2 पॉइंट लाया करते हैं, तो उससे मैंने वेक्टर बना दिया ए बी। तो ये ए बी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, वेक्टर बी उससे भी पैरेलल होगा, यानी वेक्टर ए बी और इसका जो वेक्टर बी निकाला है, दोनों पैरेलल होंगे। और अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके वेक्टर टू वेक्टर चल रहे हो तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट से अपन आगे बढ़ेंगे, चलें, समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी निकाल रहा हूँ सबसे पहले मैं। वेक्टर ए बी, यहाँ से वेक्टर बी निकाल रहा हूँ, जैसे वहां पे निकाल लिया है मैंने। यहाँ से वेक्टर बी निकाल रहा हूँ, 6i कैप +4j कैप +3k कैप। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, वेक्टर ए बी निकाल रहा हूँ, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी या वी ए भी निकाल सकते हो, दोनों ही पैरेलल होंगे ना। तो निकालो, 3 माइनस वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हो, 3 - 2 यानी सिंगल आई कैप, -4 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, 0j कैप हो जाएगा ना, 0 5k कैप। ठीक है, फाइन। अब ये वेक्टर ए बी और ये वेक्टर बी आपस में है पैरेलल। ठीक है, ये है आपस में पैरेलल, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, नॉट परपेंडिकुलर होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे प्लेन पे। लेकिन उससे मुझे करना ही क्या है, देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, अब इसका नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए सोच रहे थे, सुनो ध्यान से, कैसे निकालूंगा देखना ध्यान से। प्लेन, इधर देखो, प्लेन पे वेक्टर रखा हुआ है, एक हवा में कहीं वेक्टर है जो प्लेन पे नहीं है, लेकिन है ये दोनों पैरेलल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर से ये भी इस पे आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस प्लेन पे दो वेक्टर मिल गए। अब प्लेन पे लाए होने वाले अगर दो वेक्टर मेरे पास हैं, तो इन दोनों का क्रॉस वेक्टर नॉर्मल वेक्टर होगा। एक प्लेन पे अगर दो वेक्टर्स हैं रखे हुए ऐसे ऐसे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर देता है, उसी की तो तलाश है नॉर्मल वेक्टर की। तो यानी कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी का क्या करा दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ताकि मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल जाए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है आपको, उनका दो, जो इससे भी परपेंडिकुलर हो, जो इससे भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, समझ आया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मल वेक्टर निकालने की कोशिश करूंगा। सो नॉर्मल वेक्टर, सो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, पहले मैं इधर लिख दूंगा सिंस, सिंस इट इज गिवन दैट कि ये वेक्टर ए बी जो है ये पैरेलल है किससे, उस वेक्टर बी से, तो इसीलिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर देगा। सो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, जिसको अपन वेक्टर एन से डिनोट कराते हैं, टू द प्लेन इज गिवन बाय वेक्टर एन, और वो कैसे मिलेगा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा, बी क्रॉस बी। ठीक है, निकाल लूं, ओके। तो ये लो बनाओ, कैसे अपन बनाते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, ए बी के क्या थे, 105, और बी के 643, 643। चलो, सो आई कैप के पास क्या मिला, देखो 0 × 3 0, -20, -20 आई कैप। जे के पास ये गया 3 बन जा 3, 3 - 30 -27, और एक माइनस इसके पास रहता ही है जे के, और के पास ये गया 4 - 4 के कैप। तो ये मिल गया साहब आपको, आपका नॉर्मल वेक्टर, ये मिल गया आपको नॉर्मल वेक्टर। अब आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है, कौन सी बड़ी बात है, इक्वेशन देखो, आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन कार्टेशियन में गिवन थी, ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको जो गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन डेटा है, वो कार्टेशियन में है, तो इक्वेशन भी कार्टेशियन में ही बनाओ फाइनली। जैसे आपने बीच में वेक्टर का सारा ले लिया क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करने के लिए, बट आप फाइनल अब इक्वेशन प्लेन की किससे बनाओगे, कार्टेशियन फॉर्म से। ठीक है, बनाना शुरू करें। तो मुझे बताओ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे बनाते थे हम
अगर हमको एक पॉइंट, इधर तो दो गिवन है, अच्छा दो गिवन है तो ये लूं या ये लूं, बाय डिफॉल्ट अपन पहला लेते हैं हमेशा, है ना। तो एक पॉइंट गिवन है, एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है ना। तो हम कैसे बनाते थे, हम ऐसे बनाते थे a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। और वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाते थे, वेक्टर r माइनस a डॉट n इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए बी सी तो नॉर्मल वेक्टर, यानी कि -20, 27 प्लस का 4, और x माइनस एक्स वन और ये सब करो। तो x माइनस एक्स वन तो वो वाला लोगे ना, x माइनस टू हो जाएगा, और y प्लस फोर हो जाएगा, और z माइनस जीरो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। चलो सॉल्व करते हैं। -20x प्लस 40 प्लस 27y प्लस 27 4 4 टू 8 और 2 10 108, और ये 4z इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। हम्म 40 और 108, 40 और 108 कितने होते हैं, 148। तो प्लस 148 चाहे से यहाँ रख दो, चाहे से वहां ले जाओ, प्लस 148 इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द डिस्टेंस। तो पूछी नहीं ना, कह रहा हूँ ना 148 चाहो तो वहां रख दो, वहां अगर डी को उधर लेके जाओ तो फिर उधर उधर नेगेटिव हो जाएगा तो वापस पॉजिटिव कर देना। तो वैसे अगर लिखना चाहो तो 148 को उधर पहुंचा के पॉजिटिव कर दो, तो सबको -1 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 20x माइनस, सब कुछ माइनस हो जाएगा, -4z। नहीं, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, या तो ऐसे कर लो, या वो ऊपर वाली फॉर्म में। ठीक है, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा इनमें से। ठीक है, सही है क्या किसी का भी, सही है आपका। क्रॉस प्रोडक्ट तक, क्रॉस प्रोडक्ट तक समझ में आ गया था भाई, होगा। नहीं, ये दिमाग लग गया था कि नॉर्मल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से निकले। इतना तो आ गया था कि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हमने उसको पर आपने प्रोपोर्शनल वाला लाइन नहीं दी ना, हमने उसकी जगह परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर होगा फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और तनिष्क ने किया है। चलो सेकेंड पार्ट देखो इसका, मैं कर दूं डिलीट इसको। इसमें 3 मार्क्स का था ना, तो आधा ही दो, डेढ़ ही दो। सेकेंड पार्ट देखो, अभी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, अगर आपने एग्जाम्पल्स रिवाइज कराए हो तो आपको प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है। अब दो लाइंस कोप्लेनर कब होंगी, जब तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, है ना। अब तीन वेक्टर्स कहां से लाऊं सर, तो एक वेक्टर तो इसका डायरेक्शन वेक्टर, दूसरा वेक्टर इसका डायरेक्शन वेक्टर, और तीसरा वेक्टर इस पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन करने वाला। बताया था, एक प्लेन पे तीन पॉइंट्स कोप्लेनर कैसे होंगे, एक दो तीन, कैसे होंगे, एक दो तीन, सॉरी दो लाइंस, एक प्लेन पे दो लाइंस जो हैं कोप्लेनर कब होंगी, एक तो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स ले लो, वेक्टर बी वन वेक्टर बी टू, और ये लाइन जो है एक एक पॉइंट से पास हो रही होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर गिवन होगी। तो इनसे एक वेक्टर बना दो। ठीक है ना, एक तो इसका पैरेलल वेक्टर, एक इसका पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर ये मिल गए, और तीसरा वेक्टर ये दोनों लाइन एक एक पॉइंट से पास हो रही होगी, जिनकी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, प्लेन की इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी, उनको कनेक्ट करके वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से तीसरा वेक्टर। अब अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो लाइंस भी कोप्लेनर है, और तीनों वेक्टर कोप्लेनर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, जीरो रख लेते हैं। समझ आया। चलो तो एक एक करके वेक्टर निकालना शुरू करो। सबसे पहले वेक्टर बी वन, तो इसके ये लाइन मान लो L1 है ना, और ये लाइन मान लो L2 है। तो वेक्टर बी वन बताओ यहां से, बोलो वेक्टर बी वन, वेक्टर बी वन। अच्छा उससे पहले ये चेक कर लेना, ऊपर वन 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 तो है ना, वन 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 वन। अगर ऊपर वन 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 नहीं है तो नीचे के भी चेंजेस हो जाएंगे ना, तो वो है, चेक कर लिया मैंने। तो वेक्टर बी वन क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा माइनस सिग्मा आई कैप, आगे बोलो, अल्फा जे कैप, और अल्फा प्लस सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं उसको, सिग्मा ही बोलते हैं ना। ओके यस, डेल्टा नॉट सिग्मा, सिग्मा क्या होता है फिर, ऐसे। अच्छा यस, अच्छा ये होता है सिग्मा, सिग्मा ये होता है जो अपन वहां निकालते थे मीन डेविएशन में। ओके, साइंस नॉन साइंस स्टूडेंट के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है। ओके सो ये हो गया हमारे वेक्टर बी, डेल्टा नॉट सिग्मा। ठीक है, अब यहां से वो निकालो, बी टू, L2 से निकालो बी टू वैक्टर,
सो पहला मिल गया मुझे बीटा माइनस गामा टाइप्स आई कैप प्लस बीटा टाइम्स जे कैप एंड प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स के कैप। ये आ गया दूसरा वेक्टर। और तीसरा पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो x माइनस समथिंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? x माइनस समथिंग। तो अब माइनस का अगर मैं ब्रैकेट लगा के समथिंग लगाऊं तो ये माइनस हो जाएगा भाई। x माइनस ए माइनस डी तो खुल के x माइनस ए प्लस डी बनेगा। तो ये हो गया ना मेरा x1 एक तरीके से। ठीक है ना, x माइनस समथिंग की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, इधर तो ये सिंपली a मिल जाएगा दूसरा पार्ट, और इधर जो है माइनस लगाओगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो x1 y1 z1 है a प्लस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है ना, और इधर आओ, अगेन माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये b एज इट इज मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स यानी दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। तो यानी कि वेक्टर b3 जो होगा, वेक्टर b3 जो होगा, लेट से ये वेक्टर a1 है और ये वेक्टर a2 है ना, तो b3 वेक्टर जो निकलेगा मेरा वो एक्चुअली वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 से निकलेंगे, या a1 माइनस a2 भी कर सकते हैं। अब a2 माइनस a1 डायरेक्ट ही कर दूं, देखो b माइनस सी माइनस a माइनस डी, तो a प्लस डी हो जाएगा। तो b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, सारे सारे ही लेटर्स अलग अलग हैं, सारे लेटर्स अलग अलग, कोई बात नहीं। b माइनस सी माइनस ए प्लस डी टाइम्स आई कैप। ठीक है, इसमें तो b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो b माइनस ए टाइम्स जे कैप, और इधर आओ b प्लस सी माइनस ए माइनस, कुछ नहीं मिला इसमें भी, तो प्लस b प्लस सी माइनस ए माइनस डी टाइम्स के कैप। ठीक है, तो तीन वेक्टर्स मिल गए। अब इन तीन, हाँ, तीन वेक्टर्स का अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूं और वो जीरो आ जाएं, तो जिन वेक्टर्स का, हालांकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट क्या होता है, तीन वेक्टर्स अगर एक प्लेन पे लाया कर रहे हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और अगर ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन पे लाया करेंगे तो ये दो लाइंस भी एक प्लेन पे लाया करेंगे, और उसको क्या माना जाएगा? को प्लेनर माना जाएगा। ठीक है, ओके। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ b1 b2 एंड b3। नाउ scalar triple product of b1 b2 एंड b3 कैसे निकालते हैं बोलो? b1 डॉट b2 क्रॉस b3, मतलब दो का क्रॉस और एक के साथ डॉट, है ना, तो b1 डॉट b2 क्रॉस b3 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये निकालते कैसे? ये तो हो गया नोटेशन। अब निकालते कैसे? डिटरमिनेंट बनाएंगे, b1 ऊपर b2 नीचे b3। हाँ बताओ क्या। देखो किसी का किसी से भी करो, आपको तो जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों उस पे हैं। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो किसी को b1 लो, किसी को b2 लो? किसी को भी किसी से भी करो, आपको आना चाहिए, आंसर आपका मैच होना चाहिए। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोलो। शायद ऐसे करना कि पहले डॉट बी का करना था फिर क्रॉस प्रोडक्ट ना, नो, ऐसा नहीं था। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसे ही करना था, b1 डॉट b2 क्रॉस b3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये तो क्या नोटेशन। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? तो आपको b1 के वेक्टर्स स्केलर्स कंपोनेंट्स ऊपर लिखने हैं, तो b1 के स्केलर कंपोनेंट से लिखना शुरू कर रहा हूं मैं, है ना। इट इज अल्फा माइनस सिग्मा, ओ जो भी है, डेल्टा सॉरी, देन अल्फा, देन अल्फा प्लस डेल्टा। चलो b2 के नीचे लिखो सेकेंड रो में, तो ये क्या है? बीटा माइनस अल्फा, सही है, हाँ गामा सॉरी, बीटा देन बीटा प्लस गामा। ठीक है, एंड लास्ट में आ जाओ, तो ये ए बी सी डी की फॉर्म में है, तो बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट सिंपली बी माइनस ए, और लास्ट कंपोनेंट है मेरा बी माइनस ए, और इधर है बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हेक्टिक टास्क है ना। अब सुनो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू थोड़ना चाहिए आपको। मेरी बात सुनो, आपको ये थोड़ा पूछ रहा है कि चेक करो कि ये कोप्लेनर, आपको शो करो, शो करो तो आपको अंदर में पता है इसकी वैल्यू जीरो है,
और किसी 3/3 की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, आपको पता है लानी है, कैसे भी लानी है, तो वाई वाई नॉट टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। कब यूज करोगे? इसकी कोई वैल्यू स्पेसिफिक आनी होती तो कुछ और बात है, लेकिन इसकी वैल्यू तो 0 आनी है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी सोचो ना जिससे वो 0 आ जाए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं को C1 एंड C3 को जोड़ दूं तो काम हो जाएगा मेरा तमाम। लेट्स से ये है C1 और ये है C3। ठीक है, अगर मैं C1 एंड C3 को जोड़ दूं तो काम हो जाएगा। तो मैं यहां पे कर रहा हूं ये काम, अप्लाइंग C1 में लिख देता हूं उसको मैंने, C1 इक्वल टू C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3 में इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये अप्लाई कर दूं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। और कोई नहीं आया? चलो बैठो बैठो, अभी है नहीं शीट, बैठो बैठो। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3, इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं। सो इट विल बी लाइक, बताओ डिटरमिनेंट कैसा बनेगा? C1 में चेंज कर रहे हो तो इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा कट के क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फा हो जाएगा। C1 में चेंजेस करो, इधर से ये और ये कट के क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बीटा। फाइन। एंड इधर से देखो, माइनस सी प्लस सी गया, और प्लस डी माइनस डी गया। और बताओ, बी प्लस बी 2b, और माइनस ए ट्वाइस ऑफ ए -2 है, तो 2 ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए लिख सकता हूं। चलो अब बाकी C2 एंड C3 तो सेम रखेंगे, अल्फा बीटा बी माइनस ए, एंड कॉलम थर्ड आ जाओ, वही अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा, एंड नीचे इधर क्या बचा था, वही बचा था पूरा का पूरा तामझाम, बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। बताओ यहाँ तो कोई डाउट? अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, या फिर यूं कहूं कि अगेन एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि C1 चेंजेस टू C1/2, C1 को पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर एक एक डिटरमिनेंट में अगर C1 और C2 ये दोनों सेम भी, अब प्रोपोर्शनल भी हैं, अभी भी मैं इसकी वैल्यू 0 रख सकता हूँ, क्योंकि ये भी सीखा है हमने, ये भी सीखा है कि अगर अगर हाँ, हाँ अगर C1 इज K टाइम्स C2, है ना, या फिर C2 इज K टाइम्स C1, है ना, इस तरीके से भी है, तो हम क्या लिख देंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। सो सो B1 डॉट B2 क्रॉस B3 की वैल्यू हो जाएगी 0, की वैल्यू हो जाएगी 0। हेंस इसके बाद क्या लिखूंगा, हेंस हेंस द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, और फिर अगली स्टेप में क्या लिख दूंगा, हेंस द टू लाइंस आर कोप्लेनर। हेंस द, पहले आप 2 स्टेप में लिखोगे, पहले आप लिखोगे हेंस द वेक्टर्स B1 B2 एंड B3 आर कोप्लेनर, सो द टू लाइंस आर आल्सो कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। प्रूव्ड हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। समझ आया अच्छे से? तो ये वाला किया है क्या तनिष्क ने? कर दूं डिलीट? हाँ, सर आप एक बार से रिकॉर्ड ऐसे लास्ट में करके छोड़ दिया। अच्छा इसने तो प्रॉपर्टी तो लगाई नहीं और पूरा सॉल्व कर दिया, तो इसका कटा नहीं ना, कैलकुलेशन नहीं हुई इससे पूरी। फाइन, तो 1.5 मार्क्स ही दो, सॉल्व नहीं हुआ तो। ठीक है डन, कर दूं उसको तो डिलीट। ओके, सो 2 क्वेश्चन ही हो पाए अभी तक तो। सो क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे हम लोग, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे थे एग्जाम में, आप पता नहीं तनिष्क, कोई एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, a plane makes intercepts 12, 3 and 4 on x, y and z axis respectively. Find the distance of the plane from the origin. ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है आपको ओरिजिन से, तो एक तरीके से अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया फर्स्ट में, एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन। अब उसके लिए पॉइंट गिवन होना चाहिए, पॉइंट गिवन है, ओरिजिन है, और प्लेन की इक्वेशन गिवन होनी चाहिए, तो प्लेन की इक्वेशन बना लेते हैं। अभी अभी इक्वेशन हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनेगी, है ना। क्या बनेगी, देखो अगर आपको गिवन है एक्स इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट ये जेड, तो दैट मींस ये है ए, ये है बी और ये है सी। सो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए प्लेन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 होती है ना। इसमें अपन ने पुट अप किए चीजों को, सो इट विल बी लाइक एक्स बाई 12 प्लस वाई बाय 3 प्लस जेड बाय 4 इक्वल टू 1। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब सुनो, नहीं एलसीएम लेने की जरूरत ही क्या है, अब आपको उसको चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, बट ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। आपको इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी जेड, और डी उधर की साइड होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट की बात हो रही है। सो यहाँ से ए बी सी वैसे ही निकल गए ना बेटा, देखो ए क्या निकलेगा 1/12, बी क्या निकलेगा 1/3, सी क्या निकलेगा 1/4 और डी निकलेगा 1। बोलो निकलेगा, बोलो। हमने एलसीएम हाँ निकाला। उससे भी वही एक ही बात है, ए की वैल्यू 1/12, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू 1/4 और डी पॉजिटिव होना चाहिए आरएचएस में, जो हो गया फाइन। ये बी सी डी आ गए। अब आपको वही डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन चाहिए, ओरिजिन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हाँ 0,0, मतलब इस ये तो प्लेन है और x1 y1 z1 क्या हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, 0,0,0। सो डिस्टेंस को अपन डी से मार्क कर देते हैं, फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ए x1 प्लस बी y1 सी z1। ठीक है, तो ये 0 0 0 पुट करके तो 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो ही जाएगा ना, क्योंकि 0 से पुट करोगे तो 0 + 0 + 0 माइनस डी की वैल्यू क्या है 1, a² b² c², ए क्या था 1/12 का स्क्वायर, 1/3 1/4 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस। सो -1 का मॉडुलस क्या होता है 1, 1/12 का स्क्वायर क्या होता है 1/144, 1/9, 1/16 का सम का रूट। ठीक है, चलो 1/69 हो जाएगा 144। क्यों, जोड़ दोगे आप डिनोमिनेटर्स को एज इट इज, आपने पहले और भी हैं, हो भी गए, एक बार कर लो बाकी लोग को करने दो, है ना। सो 1/144, 1/9, 1/16 का एलसीएम 144 आ सकता है ना, बोलो 144 एलसीएम हो जाएगा। तो 144 ये 1 प्लस 144 डिवाइड बाई 9 होता है 16, तो ये 16 हो गया, एंड 144 डिवाइडेड बाई 16 क्या होता है 9, और ये 1 और ये होल रूट। ठीक है अभी, तो अब ये नीचे को जोड़ो क्या हो जाएगा 16 9 10 26 हो जाएगा, और 144 ऊपर चला जाएगा ना, रूट 144 ऊपर जाएगा तो 12 डिवाइडेड बाय नीचे रूट में क्या रह जाएगा 26। सही है, यूनिट्स। चाहो तो इसी फॉर्म में लिख दो, और चाहो तो 26 में से √2 निकल सकता है, पर क्या फायदा, क्या फायदा, ऐसे ही छोड़ दो ना कुछ। हाँ निकलेगा ही नहीं फिर। क्यों, 2 × 13 होता है ना, तो फिर मतलब वो फिर कट √2 ऊपर से भी निकालो काटो, इससे बढ़िया है कि 12/√26 ही रहने दो। तो यही आंसर आ रहा है आपका भी, पक्का। चलिए तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था ये तो, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म से जनरल फॉर्म बनानी है और उससे फिर वही डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, लाइन मेक्स एंगल्स, ये सबसे सरल था, ये क्वेश्चन तो सबसे सरल था पूरे टेस्ट पेपर का, सबसे सरल क्वेश्चन था अगर आप इसको ढंग से समझे। एक लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो इस पार्ट की वैल्यू तो चाहिए। तो लेट से अगर एक लाइन किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है, ठीक है, लेट से कि मान लो ये तो है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। और कोई लाइन है, लाइन एल, इस तरीके से हवा में वो कुछ एंगल बना रही है इसके साथ इसके साथ इसके साथ, है ना, ऐसे बना रही है, ठीक है। इसके साथ कुछ एंगल बना रही है, इसके साथ कुछ एंगल बना रही है, और इसके साथ कुछ, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो एक तरीके से अल्फा बीटा गामा इसके इंक्लिनेशन हो गए, और इंक्लिनेशन पर कॉस लगाते हैं तो डीसीस निकलते हैं। तो डीसीस ऑफ लाइन एल क्या हो जाएंगे बताओ, डीसीस ऑफ लाइन एल जो होंगे वो हो जाएंगे हमारे एलएमएन, एल निकलेगा कॉस अल्फा से, एम निकलेगा कॉस बीटा से, ऐसे निकालते बोलो, एलएमएन, एम निकलेगा कॉस बीटा से, एंड एन निकलेगा कॉस गामा से। यहां तक क्लियर है। और हम जानते हैं कि एल एम एन का स्क्वायर का सम का √1 होता है, ये हम जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट क्या, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है ना, का रूट कर लो या सीधे लिख लो 1 होता है, रूट इधर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ना। तो एल का स्क्वायर करो, इसमें वैल्यूज पुटअप करो, तो एल का स्क्वायर करना है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, फिर उसके बाद
प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हो गई 1। यहां तक कोई डाउट? अब आपको किसकी वैल्यू, ये तो हो गई एक तरीके से गिवन इंफॉर्मेशन, ये तो हो गई गिवन इंफॉर्मेशन जो हमको गिवन थे, उसके हिसाब से हमने ये रिजल्ट्स निकाल लिए। अब इसके आगे हमको उससे चाहिए उसको हमसे चाहिए क्या? उसको चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2y अल्फा प्लस cos 2y बीटा प्लस cos 2y गामा, इसकी वैल्यू चाहिए उसको। इसकी क्या चाहिए? वैल्यू। अब वैल्यू चाहिए तो आप, आपके पास जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, तो आप cos 2 थीटा की वैल्यू बताओ। cos थीटा की 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमको cos स्क्वायर में चाहिए, cos में चाहिए, तो इट विल बी लाइक क्या? 2 cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा ना, अल्फा माइनस 1। ठीक है, आगे चलो, फिर बोलो 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1। फिर आगे चलो, सो 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। इसकी आपको वैल्यू चाहिए भाई, इसकी वैल्यू चाहिए थी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू चाहिए आपको। समझ गए? समझ। जैसे मान लो ये अपने हम्म को cos 2 अल्फा cos 2 की जगह sin दिया हुआ होता, तो हम्म 1 1 माइनस 2 sin। तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से देता वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं उस हिसाब से देता ना, तो उसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते इस इन्फॉर्मेशन से, तो क्योंकि साइन 2 अल्फा तो 2 साइन अल्फा cos अल्फा होता है, उसमें cos अल्फा तो चलो यहाँ से निकालेंगे, साइन अल्फा कहाँ से निकालेंगे? मतलब ऐसा एक्सप्रेशन बनना चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा जैसे बन गया ना, cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर, तभी सॉल्वेबल है। ठीक है ना? अब देखो इसमें से क्या होगा, 2 2 2 कॉमन ले लूं मैं, तो 2 2 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा, बोलो, प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। सेम टू सेम वही एक्सप्रेशन आ गया ना जो ऊपर है, इसकी वैल्यू 1 पुटअप कर देंगे भाई, दिस प्लस दिस करेंगे तो 2 कॉमन, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। अब उसके अलावा क्या बचा? -1 -3। ठीक है ना? चलो, तो इक्वल टू 2। भाई इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और आगे सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। इसकी वैल्यू 1 ऊपर से कॉपी पेस्ट करेंगे, 2 इंटू 1 -3, यानी कि 2 -3 यानी कि -1 आंसर। ठीक है, क्लियर? सबसे इजी था, सबसे पूरे टेस्ट पेपर में सबसे इजी है, बस थोड़ा सा आपको चीजों को लिखना शुरू करना है। एक बार लिखना शुरू करेंगे ना तो बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर। ये अपन ने अभी अभी मिसलेनियस में 2 3 बार कर लिया। ठीक है ना? एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, और 2 प्लेन से वो परपेंडिकुलर है। तो पहले तो मैं उस प्लेन की इक्वेशन बना देता हूं जो एक प्लेन से एक पॉइंट से पास करता है ना? लेट से उसको π1 कह देता हूं, है ना? तो उस प्लेन की इक्वेशन कैसे बनती है? कार्टेशियन फॉर्म में ही बनाता हूं, है ना? क्योंकि अगली भी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। कैसे बनाते हैं? a इंटू एक्स माइनस x1 की जगह 1, प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई 1, तो वाई प्लस 3 हो जाएगा, और सी इंटू जेड माइनस, तो जेड प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नाउ व्हाट? अब π2 और π3 आपको ऑलरेडी गिवन है, गिवन है π2 और π3 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो बोला π2 क्या गिवन है आपको? x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5 है, 25 नहीं है, और ये है 3x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू ये कितना है? 8। ठीक है, अब इस प्लेन से इसके नॉर्मल वेक्टर निकालो, इस प्लेन से इसका नॉर्मल वेक्टर निकालो, और इस प्लेन से इसका नॉर्मल वेक्टर निकालो, क्योंकि परपेंडिकुलर करना है तो नॉर्मल वेक्टर को परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या निकलेगा? इसका नॉर्मल वेक्टर तो यही निकलेगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, n1 के दोस्तों। यहां से n2, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालो, सो इट विल बी 1 2 n2, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में करना चाहो, नहीं तो फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, और क्या है ना? और यहां से n3, ये कैसे निकालेंगे हम? 3 आई कैप, अंदर आओ, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ग्रुप नहीं देखते हो? तो कब देखा था? अभी आते टाइम नहीं देखा? अभी क्लास नहीं, ठीक है? 3 आई कैप 3 जे कैप 2 के कैप, ओके। अब अब ये वेक्टर इससे भी परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर है, तो 2 केस बनाऊंगा। सबसे पहला केस n1 इज परपेंडिकुलर टू n1, भाई प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल वेक्टर भी प्लेन टू प्लेन, क्या सीखा था? प्लेन टू प्लेन, प्लेन टू प्लेन मतलब नॉर्मल टू नॉर्मल परपेंडिकुलर। सो π1 प्लेन इज परपेंडिकुलर टू π2 प्लेन, तो इट विल इंप्लाई कि इसका नॉर्मल वेक्टर इसके नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, और अगर नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 होता है। सेम टू सेम इधर आ जाओ,
पाई 2 भी तो परपेंडिकुलर नहीं, पाई 1 पाई 3 से भी तो परपेंडिकुलर है। तो इससे n1 वेक्टर जो होगा n3 से परपेंडिकुलर होगा, और उससे n1 और n3 का डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा 0। फाइन, ठीक है। अब कराओ, डॉट प्रोडक्ट कराना आता ही आपको है ना। n1 का n2 से कराओ पहले। तो a बन जा a, देन व्हाट, b इंटू टू टू बी, देन व्हाट, c इंटू टू टू सी। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई 3 वेरिएबल में। इधर आओ, इम्प्लाइज n1 का n3 से कराओ, तो a इंटू थ्री, a इंटू थ्री 3a, देन b इंटू थ्री अगेन 3b एंड 2c इक्वल टू 0। अब दो तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए कायदे से, लेकिन हमारे पास दो ही हैं, तो एक इक्वेशन का काम वो खुद करेगी, ये खुद करेगी है ना। एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा दोनों साइड से कैसे भी करके। ठीक है, तो सबको किसकी फॉर्म में ले जाओ। जरूरी नहीं होता बेटा सी में, ऐसा किसी ने लिख नहीं दिया। अब आप देखो देखो यहाँ पे टू सी सेम है। तो अगर आपको सी में लेके जाना है तो आप या तो उसका ट्वाइस करोगे, ए को एलिमिनेट करोगे तो उसका 3 गुना करोगे, और अगर बी में लेके जाओगे तो और ज्यादा मुश्किल है। तो किसी में भी मत लेके जाओ ना, सी को एलिमिनेट करो। देखो टू सी है ना, आपने तो रट ही लिया कि सी में कोई एलिमिनेट करते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, मैं सीधे 1 माइन या 2 - 1 कर रहा हूँ, तो सी एलिमिनेट हो गया। अब की बार मैं चलो बी में लेके जाता हूँ सबको। 2 - 1 करेंगे तो 3a - a, 2a, 3b - 2b प्लस बी, और 2c - 2c कट के 0। सो चलो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, या बी की वैल्यू, ए की फॉर्म में निकालते हैं सबकी वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -2a। बी की वैल्यू क्या आ गई, सबको ए में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू -2 इधर पुट अप करो। सो इट विल बी लाइक, फर्स्ट में भी पुट अप कर सकते हो, चलो फर्स्ट में पुट अप कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ए तो यही रहेगा, 2 × बी की वैल्यू क्या रखी है आपने, -2a प्लस 2c इक्वल टू 0। सो ये हो जाता है ए, 2 × -2 है, -4 है, ए -4 है, -3a प्लस 2c इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a आ गई, क्या आ गई बताओ, 3/2 है। चेक करो भाई, 2c और 3a बराबर, 2c और 3 बराबर। तो ये आ गई आपकी, दोनों को मैं एक ही फॉर्म में ले चुका हूँ। इसको b को भी मैं एक ही फॉर्म में ले गया और c को भी मैं। ठीक है, अब ये b और c की वैल्यूज आप फर्स्ट इक्वेशन में, जिसकी आपको इक्वेशन बनानी है उसमें रख दो। रख दें, चलो तो क्या था, a इंटू ए तो यही रहेगा, a इंटू x - 1 प्लस b की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ a, -2a, -2a इंटू y+3 प्लस c की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ a, 3/2a इंटू z+2 इक्वल टू 0। सब में से a हटाओ और कॉमन निकाल के 0/a करके खत्म कर दो कहानी। तो इट विल बी लाइक x-1 प्लस माइनस -2a, मिनट ए गया ना, ए तो गया, -2 इंटू y+3 एंड देन +3/2, ए तो गया, z+2 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, ए बी सी तो एलिमिनेट हो गए, एक्स वाई जेड में इक्वेशन आ गई, कार्टेशियन इक्वेशन। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 2x -2 -4y, 2 × 3 = 6, 2 × 12 -12, और +3z+6 इक्वल टू 0। सो इट इज लाइक 2x -4y +3z, कांस्टेंट कांस्टेंट कैलकुलेट करो, -2 -12 -14, -14 + 6 कितना होता है, -8, उधर जाके +8, आंसर। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन बन गई बेटा, पाई 1 की इक्वेशन बन गई। मैच करो, -2x आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या डाली आपने, आपने c में लेके गए हो सब। देखो कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला ना। तनिष ने वेक्टर इक्वेशन बनाई है, कार्टेशियन, अच्छा तनिष ने आगे सॉल्व ही नहीं किया। तनिष का बच्चा इसलिए नहीं आया आज, पेपर अच्छा नहीं करके गया वो कल। पेपर ठीक नहीं करके गया वो। ऊपर तक तो पूरा सही करा उसने, यहाँ तक तो C1 में, वो भी सी में, उसने भी रट लिया कि सी में ही लेके जाते हैं, फिक्स रूल हो गया ले तो। हाँ आपका ही सही है, 6 महीने में जबरदस्ती करनी है। ठीक है, तो इसको तो दो 1.5 मार्क्स, और आपको खुद को दो 2.5 मार्क्स। ठीक है,
चलो तो अब एक बार आपको इनको क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, कितने क्वेश्चन कर लिए हमारे, कितने रह गए? फोर कर दिए। फोर्थ कर लिए, ठीक है, कर दूं उसको डिलीट? फोर का फर्स्ट पार्ट कर फोर्थ दिया। का फर्स्ट पार्ट तक कर लिया है, ठीक है। चलो एक बार के लिए पॉज करते हैं। चलो बच्चों देखो सेकंड पार्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का हम लोग। एक सेकेंड। फाइन। फोर्थ का सेकंड पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस पॉइंट। क्या क्वेश्चन समझ आया? एक ऐसा प्लेन है जो 3 पॉइंट से डिटरमाइन हो रहा है, मतलब 3 पॉइंट की मदद से उस प्लेन की पहचान है, यानी कि उस प्लेन की इक्वेशन आपको इन 3 पॉइंट से बनानी है। प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी, बन जाएगी ना? फिर पॉइंट से डिस्टेंस जैसे अपन निकाल, तीसरा क्वेश्चन हो गया, मतलब एक ही इसी में डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन, वही है x1 by1 c z। तो अब इक्वेशन चाहिए प्लेन की, वो 3 पॉइंट से बनाओ, है ना? और पॉइंट गिवन है, तो इजी था वैसे ये भी, थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ते तो। देखो कैसे 3 पॉइंट से इक्वेशन कैसे बनाते हो, कार्टेशियन फॉर्म में बना देता हूं मैं, है ना? कैसे बनाते हो बोलो, याद है? बोलो खुशी। 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे बनाते हैं? नहीं है याद? हम जो चीज हम कम यूज में लेते हैं ना वो याद नहीं रहती, तो ये ऊपर वाला तो मिसलैनियसली कहते हैं ना, क्लास में हम्म रहते हैं। अब ये याद नहीं है? कार्टेशियन फॉर्म में हम ऐसे बनाते हैं, x-x1, y-y1, z-z1, फिर x2-x1, y2-y1, z2-z1, और फिर लास्ट में x3-x1, y3-y1 एंड z3-z1। और इसका डिटरमिनेंट लेना है, बट होल्ड ऑन, इसका डिटरमिनेंट लेने से इक्वेशन कहाँ बनी? ये तो एक वैल्यू है, इक्वल टू 0 रखो। अब ये इक्वेशन बन गई एक्स वाई जेड, ठीक है, बनाए। चलो तो वैल्यूज पुट अप कर दूं मैं, पहले x1 y1 z1, x1 क्या बनेगा? देखो पहला पॉइंट ले लूंगा मैं a, ये है मेरे x1 y1 z1, x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, और ये है मेरे x3 y3 z, ठीक है फाइन। चलो तो x1 y1 z1 नोट कर लेता हूँ पहले, 3 3 3 इसी में नोट कर लेता हूँ, 3 3 3 कर दूं नोट, मतलब 9 पॉइंट्स नोट करने हैं बेसिकली मुझे, 3 3 3। y1 हो जाएगा -1 -1 माइनस, तो माइनस तो लगा हुआ है ही, तो +1 +1 +1, माइनस का प्लस हो जाएगा ना, +1 +1 +1 +1 +1 +1, और इधर आ जाओ 2 2 2 आप नेक्स्ट स्टेप में करना ये काम, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, 2 2 2, और वेक्टर बनाऊं तो, अगर वेक्टर इक्वेशन बनाऊं तो वेक्टर इक्वेशन कैसे बनती है? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के क्रॉस प्रोडक्ट से लेना है वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। बट उससे क्या होगा कि है ना, उससे क्या होगा, इक्वल टू 0, उससे क्या होगा कि वेक्टर इक्वेशन बनेगी, और वेक्टर इक्वेशन से फिर डिस्टेंस ऑफ आखिरी क्या, आखिरी चीज क्या चाहिए वो देखो, हमको चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए नहीं, कार्टेशियन नहीं चाहिए, डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला ये याद रखा हुआ है x1 by1 cz में, हमने वेक्टर वाला फॉर्मूला याद नहीं रखा हुआ, तो इसलिए अल्टीमेटली कार्टेशियन चाहिए होगी, तो क्यों ना कार्टेशियन ही बना दें, ठीक है। चलो तो अब x2 पुटअप करो जहां भी पुटअप करना है, मतलब x2 y2 z2, तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट पुटअप करो, 5 2 4, 5 2 4, 5 2 4, और तीसरा पॉइंट -1 -1 +6, -1 +1 +6, -1 -1 +6, फाइन। सोल्व कर दो, जो सोल्व हो रहा है, 5 - 3 2, 3 2 2 3 2 हो जाएगा, 2 3 2 2 3 2, देन ये हो जाएगा -4, ये 0 और 4, -4 0 4, -4 0 और 4, -4 0 फाइन। अब क्या, तो सॉल्व करना ही है, इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते, चलो करते हैं सॉल्व। तो x-3 को कौन मिलेगा, ये गया ये गया, 4 3 12 मिलेगा बस, फिर -y+1 को कॉल मिलेगा, देखते हैं, ये गया ये गया, 4 2 8 माइनस -8, देखो 4 2 8 और ये -8, 8 -8 यानी +16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस z-2 को कौन मिलेगा देखते हैं, ये गया ये गया, 0 -12 यानी +12 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो इट इज लाइक 12x -36
-16y -16 +12z एंड -24 इक्वल टू 0। सो एक्स वाई जेड की टर्म्स बता दो फटाफट से, एक्स वाई जेड की टर्म्स बोल दो। 12x -16y +12z। वैसे तो मुझे इनसे ही मतलब है डिस्टेंस के लिए, नहीं डी से ही मतलब है, डी से ही मतलब है भाई। -36 -16 कितना हुआ, माइनस का 52, माइनस का 52 और -24 करो, माइनस का 52 -56 76, -76 उधर जाके +76। ठीक है, सही क्या है, चेक कर लो एक बार। 6 4 10 16, 3 और 1 4 3 7। ठीक है, अब जितना कट सकता है काट लो। जैसे 4 से कट रहा है क्या ये, हाँ 4 से कट जाएगा, छोटा कर देता हूँ 9x, नहीं 4 से 3x, 3x 3x 4y 3z और 4 बन जा 4, 4 9 जा 36। हो गई शॉर्टेस्ट फॉर्म। अब इस प्लेन की डिस्टेंस चाहिए बस आपको एक पॉइंट से। पॉइंट क्या है, 659, 659 लगा दें फॉर्मूला। अब तो फॉर्मूला भी रट गया क्योंकि इस पेपर में 3 बार आ गया। d इक्वल टू ax1 by1 cz1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय वही ए स्क्वायर, किसी ने किया था ये अटेम्प्ट, बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम का रूट। सो ax1 तो 6 इंटू 3 18, देन 5 इंटू -4 -20। ये x1 y1 z1 है, x1 y1 z1, और वो है मेरे a b c d। ठीक है ना। और 9 इंटू 3 27, और फिर माइनस का 19 का मॉडुलस, और 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर एंड अगेन 3 का स्क्वायर का सम का रूट। चलो सॉल्व करो बेटा। सो करो 18 एंड 27 जोड़ लो पहले, या तो या कैसे करोगे बोलो। 18 -19 कर लो, -1 तो ये हो गया, और 7 इसमें से बचा, 7 इसमें से बचा, 7 -1 6 हो, 6 बचा, मॉडुलस 6 देख लो एक बार। 18 -19 -1, और 27 -20 +7, 7 -1 6, नीचे करो 9, 16 + 9 का रूट। तो 18 16 और 9 कितने होते हैं, 27 और 25, 25 एंड 9 34, 34 होगा ना। यूनिट्स चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन की मिस्टेक है तो चेक कर लो। फिर चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, सही है। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय √34 यूनिट्स विल बी द डिस्टेंस। तो इजी था, है ना। डिस्टेंस का जो निकालना पॉइंट है वो काफी इजी था। बस ये है कि अब देखो हर एक चैप्टर में से हर एक एस्पेक्ट को कवर करना था, तो इसलिए ये क्वेश्चन मान लो इजी है। बस केवल आपको ये कवर करने के लिए दिया है कि आपको याद रहे कि 3 पॉइंट से हम कैसे प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। ये भी मिसलिनियस में करा था। एक प्लेन और एक लाइन भिड़ रहे हैं। लेट्स से ये है प्लेन, ये तो है प्लेन, ये तो है प्लेन, ठीक है। और एक लाइन, लेट्स से ये है लाइन। अच्छा भिड़ रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा हमने, ये ऐसे भिड़ गए, ठीक है। लेट्स से वो पी पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इस पी पॉइंट की, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसकी दूरी बतानी है किसी तीसरे पॉइंट से। कोई तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स से क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -5, -10। तो आपको पी से क्यू के बीच की दूरी बतानी है। क्वेश्चन समझ आया। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको, और जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है उसको x1 y1 z1 कोनिका, इट्स शो टाइम, x1 y1 z1, ठीक है। हमारे बैंक में कहावत है, अगर किसी ने कोई काम कर दिया ना तो फिक्स हो गया, अब वही करेगा वो काम। इसलिए कोई भी कोई नया काम पकड़ता नहीं है। तो ऐसा ही कुछ ऐसा है रियल लाइफ में भी, एक बार किसी ने कोई काम करके दे दिया तो उसकी ड्यूटी बन जाती है। ओके फाइन। सो ये हो गई हमारी लाइन एल की इक्वेशन, ये हो गया हमारा प्लेन पाए, एंड ये हो गया हमारा लाइन एल, ठीक है। इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, और वेक्टर फॉर्म गिवन है मुझे।
तो देखो हमने एक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है अभी तक दोनों तीनों क्वेश्चन में हमने कार्टेशियन फॉर्म से निकाला है। अब ये नया कुछ इसमें ये होगा कि वेक्टर फॉर्म से कैसे निकालते हैं। हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि दोनों फॉर्म से निकाल सके, ऐसा नहीं कि पहले वेक्टर की मैंने ये सेम चीज अपन ने ना वहाँ पे मिसलेनियस, हाँ, कि वेक्टर से ऐसा नहीं है कि वेक्टर से पहले अपन कार्टेशियन बनाए और कार्टेशियन से करें तो हमारा टाइम वेस्ट होगा ना, हमको वेक्टर फॉर्म्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। तो लेट्स से कि लाइन की इक्वेशन गिवन है कुछ इस तरीके से, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3i कैप 4j कैप प्लस 2k। एंड प्लेन की इक्वेशन पाई प्लेन जो है उसकी इक्वेशन गिवन है कुछ ऐसे, ये लाइन एल की इक्वेशन है ना, और पाई प्लेन की इक्वेशन गिवन है कुछ ऐसे, कैसे, वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 5। अब क्या होता है जब अपन इंटरसेक्शन कराते हैं तो सब्सटीट्यूशन होता है इसकी इक्वेशन का और उसकी इक्वेशन का, कुछ पार्ट इधर से उधर, अब कॉमन पार्ट है वेक्टर आर, दोनों में क्या है कॉमन पार्ट है वेक्टर आर, तो वेक्टर आर की वैल्यू या तो इसमें से उसमें पुटअप होगी या उसमें से इसमें पुटअप होगी। अब इसमें से वेक्टर आर की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती क्योंकि वो नंबर नहीं है कि इधर जाके डिवाइड करा दिया, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, तो वो नहीं कर सकता हूं मैं, तो फिर एक ही जरिया बचता है कि उधर से इधर लानी पड़ेगी, उधर से इधर लानी पड़ेगी, यानी कि वेक्टर आर की जो वैल्यू है ना इसको आप उठा के यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, है ना, समझ गए। लेट्स से ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 के अंदर मैं इक्वेशन 1 में से वेक्टर आर की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो इक्वेशन 2 कुछ ऐसे बन जाएगी, वेक्टर आर की वैल्यू लिख दूं ऊपर से। अब देखो वेक्टर आर की वैल्यू रखते हो तो सॉल्व करके लिखो, आई कैप के कंपोनेंट्स लिखो, 2 प्लस 3 लैम्डा हो गया आई कैप के कंपोनेंट्स टाइम्स आई कैप, और प्लस -1 + 4 लैम्डा टाइम्स जे कैप, देन आगे +2 + 2 लैम्डा टाइम्स के कैप। इसका पूरे का डॉट प्रोडक्ट कराना है, ये वेक्टर आर है, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट कराना है किससे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और इक्वल टू 5 भी रखना है। ठीक है, ये यहां तक है इक्वेशन, ठीक है, समझ आई। चलो जी, डॉट प्रोडक्ट कराना आता है आपको अच्छे से, कराओ। सो 2 + 3 लैम्डा इंटू 1 ऐसे ही कराओगे, सो इट विल बी लाइक 2 + 3 लैम्डा प्लस -1 + 4 लैम्डा टाइम्स, -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, और लास्ट में 2 + 2 लैम्डा को इंटू इंटू 1 कराएंगे, ठीक है ना, इक्वल टू 5 की बना है ना। ठीक है, सॉल्व करो, लैम्डे लैम्डे किलो कितने लैम्डे, 3 लैम्डे, पहले पहले एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, -1 है ना, तो 2 + 3 लैम्डा और माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट विल बी लाइक 1 - 4 लैम्डा हो जाएगा, और वो ये सेम रहेगा। अब गिनो कितने लैम्डे, ठीक है, 3 और 2 5 में से 4, एक ही तो बचा, 3 और 2 5 में से 4, कॉन्स्टेंट गिनो, 3 और 2 5, 5 उधर जाएगा, 5 - 5 0, सो लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा इक्वल टू 0 कहां पुटअप करूं मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली सुनो, कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है x, y, z, वेक्टर फॉर्म में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वेक्टर आर, तो वेक्टर आर की जो वैल्यू है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, समझ गए। तो बस आप वेक्टर आर की वैल्यू निकालो, वेक्टर आर की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकल रही है, बस लैम्डा पुट अप करने की देरी है ना, तो इट विल बी लाइक इक्वेशन 1 में मैं लैम्डा पुट अप कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में जब मैं लैम्डा पुट अप कर रहा हूँ तो ये पूरी क्वांटिटी 0, तो वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस, नहीं प्लस सिंगल जे कैप है, +2k कैप, यही मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आपको सर ये कैसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अरे भाई कार्टेशियन फॉर्म में निकाल ले, 2 कॉमा, हाँ क्या निकलेगा, 2, -1, ये तो शायद बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सरसाइज उसका ही क्वेश्चन आ गया ना, 2, -1, 2, यानी कि लाइन जिस पॉइंट, देखो लाइन की एक पॉइंट गिवन होती है, एक डायरेक्शन गिवन होती है, तो जिस पॉइंट से वो पास थ्रू कर रही है, जिस पॉइंट से वो पास थ्रू कर रही है वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आपके फ्रेंड्स थे क्या, ये 12th वाले, ओके, ठीक है, जिस पॉइंट से वो पास थ्रू कर रही है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे, हो गया। अब आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है यूजिंग व्हाट, डिस्टेंस पी क्यू, ओके, सो डिस्टेंस पी क्यू हम कैसे निकालते हैं, वही x2 - x1, और वही वही सेम टू सेम जो चलता है हमारा मामला। तो 2 सीधे कर दूं मैं, तो फॉर्मूला लिखूं, 2 - -1 3 का स्क्वायर, -1 - -5 यानी 4 का स्क्वायर, 2 - -12 12 का स्क्वायर। आपने किया था अटेम्प्ट ये दोनों ने कराया, 9 16 144
तो ये हो जाएगा √169, यानी कि 13 यूनिट्स हैं इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना? जैसे ये दीवार है, दीवार में एक सरिया घुसा दिया, तो जिस पॉइंट पे वो घुसा उस पॉइंट से किसी हवा में लटके हुए पॉइंट की दूरी है। ठीक है, डन। एक और बच गया क्या? फिफ्थ आपका हो गया बेटा सबका। सो यू मे गो, आप दे जाओ और इसको डिस्कस करते हैं, प्लान फिर कल ही करेंगे, पता ही नहीं है उसके बाद। तो एक काम करेंगे, इसको डिस्कस कल करेंगे और टाइम बचेगा तो फिर अगला जो आपका टॉपिक है वो भी ले लेंगे। तो आप मेरे को लिस्ट तो आज ही मैसेज कर दो जो जो आपके कंजंक्शन चाहिए आपको, है ना? ठीक है, नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया, क्या होगा? या फिर मुझे टेस्ट पेपर दे देना, बस मैं कर लूंगी, फिर एनालाइज नहीं मुझे करना। ठीक है चलो, तो फिर आप नहीं आए तो जो आपके भरोसे आ रहे हैं उनका इंतजाम कर देना, उनका इंतजाम आप कर देना, कैसे नहीं कि वो घूमते रहे यहाँ पे। ठीक है, ओके चलो, एक लास्ट क्वेश्चन इधर रख जाना बेटा आप लोग, आंसर शीट्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस। इसमें तो केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो केवल फिफ्थ का ही पार्ट है, फिफ्थ का भी आधा अधूरा ही पार्ट है ना? केवल और केवल क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। लाइन, देखो प्लेन की इक्वेशन तो गिवन है ना? और लाइन के लिए हमको क्या दे रखा है बेटा? 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से बना सकते हो आप, x-x1 y-y1 z-z1 करके। ठीक है, यहाँ रख दो, कल करते हैं इसका एनालिसिस। ठीक है, चलो तो लाइन की इक्वेशन बना दो पहले मैं। लेट से पाए, प्लेन पाई की इक्वेशन है 3x 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 6। ये तो है प्लेन पाई की इक्वेशन। और लाइन एल की इक्वेशन बनाते हैं अभी। तो लाइन एल की इक्वेशन आपको पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन थी, ये रही लाइन एल। इस बार डायरेक्ट नहीं गिवन है, इस बार आपको बनानी है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में बनानी है, वो तो कैसे बनाते हैं? हाँ, 2 बजे से आप पहले ही आना, थोड़ा 10-15 मिनट तो पहले आना एटलीस्ट, है ना? हाँ कैसे, क्या? नहीं, तो वो बच्चे हुए ही नहीं ज्यादा, तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट बता दूंगा मैं। ठीक है, हाँ बोलो। यस, x2 माइनस, नहीं पहले तो x-x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, z माइनस z। इस बार पूरे पेपर में ये चीज पहली बार आई है, तो देखो हर एक एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की गई है इस पेपर में। आई विल से कि अगर कोई ये पेपर करके चला जाए ना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। नहीं हुआ बताओ? पेपर कर ले और एनालिसिस क्लास में आ जाए चुप करके, सारा चैप्टर रिवाइज हो गया ना। चलो बोलो, x-x1 करना है तो पहला पॉइंट ये मान लेते हैं x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट ये मान लेते हैं। सो x माइनस ऊपर का सेट करो पहले, x-1 y-1 और z-2 डिवाइडेड बाय नीचे के सेट करो। सो 3-1 2, देन -2 -1 -3, और अंतिम में आ जाओ 1 -2 -1। ठीक है साहब, ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन। अब आपको बस क्या निकालना है, और लाइन की इक्वेशन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आती है ना। अब आपको क्या करना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो एक बार के लिए x1 y1 z1, तो दोनों में पुटअप होगा, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। या तो पहले इसमें पुटअप करके उसमें पुटअप करो, या उसमें पुटअप करके इसमें पुटअप करो, तो बेस्ट होगा पहले इसमें पुटअप करें। तो लेट से यहाँ इसमें मैं x की जगह x1 रख दूं, तो x1 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स कितनी आ जाएगी? 1 + 2 लैम्डा, बोलो, है ना? और इसमें अगर मैं y की जगह y1 पुटअप करूं, 1 -3 लैम्डा, एंड इसमें मैं z की जगह z1 पुटअप करूं, z1 2 लैम्डा। ठीक है, अब ये x1 y1 z1 उसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो उस इक्वेशन में मैं ये पुटअप कर दूंगा 3 × x1, और x1 की वैल्यू है 1 + 2 लैम्डा, प्लस 2 × y1, और y1 की वैल्यू है 1 - 3 लैम्डा, प्लस z1, और z1 की वैल्यू है 2 - लैम्डा, इक्वल टू व्हाट? 6। समझ आया? करो मल्टीप्लाई, 3 + 6 लैम्डा प्लस 2 - 6 लैम्डा प्लस 2 - लैम्डा इक्वल टू 6। 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा खत्म। सो लैम्डा को उधर ले जाओ, तो लैम्डा की वैल्यू आती है 3 + 2 5, 5 + 2 7, और 6 इधर आएगा, 7 - 6 1। सो लैम्डा की वैल्यू 1 है। अगेन इसमें पुटअप कर दो और आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट
1 minus 3 into 1, 2 minus 1. So it is like 3. It is like 1 minus minus 2. It is like 1. So the point of intersection is point of intersection is is 3 कॉमा -2 कॉमा 1. ये तो आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप कभी भी वेरीफाई भी कर सकते हो कि सही है कि गलत है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, उसको भी. तो हाँ, आप किसी में भी पुटअप करो. तो लेट्स से इसमें पुटअप करता हूँ. 3 - 1 2/2 रेशियो 1 इक्वल टू. फिर आ जाओ -2 पुटअप करो. -2 -1 -3 -3/-3 1 आ गया. और फिर 1 पुटअप करो. 1 - 2 -1/-1 1. इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है. 1 = 1 = अगर एक बार भी नॉट इक्वल आ गया तो समझ लेना सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. अब उसमें पुटअप करते हैं. तो 3 3 जा 9 -4 + 1. 9 - 4 5 + 1 6 होता है. तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट मीन्स ये करेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो आप अगेन इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देख सकते हैं. इज दिस डन खुशी? चलिए, तो 5 क्वेश्चन हमने कल किए. 5 क्वेश्चन कल की एनालिसिस क्लास में करेंगे. परसों से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. ओके, प्रोबेबिलिटी. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग.